नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज लगभग 50 दिन पूरे हो चुके हैं। मैं लगभग शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग 8 नवंबर के बाद से ही 50 दिन की गिनती पूरी कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर की घोषणा के दिन 50 दिन नहीं मांगे थे, उन्होंने बाद में मांगे थे जब उन्होंने गोवा में रैली की थी। बहरहाल 50 दिन आज पूरे हो या कल पूरे हो, 30 तारीख की रात को 12 बजे पूरे हो, उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि 50 का एक आंकड़ा भारत की जनता को दिखाया गया था, जिसके बाद अगर भारत की जनता ये पूछती है कि क्या देश से करप्शन खत्म हो गया, क्या देश से काला धन चला गया, क्या देश में आतंकवाद या नक्सलवाद की घटनाओं में रोक लग रही है, इन 3-4 चीजों को लेकर जो बड़ी घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, इस कथित नोटबंदी की जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, उससे मिला क्या? अब उसके आकलन का वक्त आ गया है। इसीलिए आज की ये बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ, क्या नोटबंदी से अच्छे दिन आ रहे हैं जैसे कि सपने दिखाए गए? भारत की जनता क्या सोचती है, आपकी क्या राय है? मेरे सवाल का जवाब आप देते रहिएगा। पैनल पर बड़े बड़े मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, दिन भर दोनों तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस की, ढेरों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ढेरों, और बड़े बड़े नेता सामने आए अलग अलग शहरों में और एक दूसरे की बातों का काट दिखाते रहे। पहले उसकी एक झलक और फिर जनता की क्या राय। हम तो पूछेंगे में 1 घंटे बड़ी बहस, नोटबंदी मतलब अच्छे दिन। अभी थोड़ा सुधार है, अभी मतलब स्थिति अभी है सही। आज की स्थिति बेहतर है। दिक्कत नहीं है, इतना तो झेलना पड़ सकता है। नोटबंदी से कुछ परेशान, कुछ खुश तो कुछ बेहतर भविष्य यानी अच्छे दिनों की उम्मीद लिए। देश के ज्यादातर हिस्सों में अब एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर नहीं आती, लेकिन नकदी की कमी का असर कैशलेस एटीएम पर नजर आता है। जो कारोबारी कैशलेस नहीं हो पाए उनके अच्छे दिनों का पता नहीं, और जो कैशलेस हो गए उनके दिन बदलने लगे। कम से कम मुंबई के क्रेपफोर्ट फ्रूट मार्केट के व्यापारी तो ऐसा ही मानते हैं। धंधा हुआ नहीं, इसलिए फ्रूट सड़ गया, बहुत सारा फ्रूट सड़ गया। सुधार है अभी, मतलब स्थिति अभी है सही। पटना के लोगों को भी अब बैंक और एटीएम से शिकायत नहीं। हाँ, ये मलाल जरूर दिखता है कि एटीएम केवल 2000 के ही नोट क्यों उगल रहे, लेकिन लालू प्रसाद नोटबंदी के विरोध का माहौल बनाने में पीछे रहना नहीं चाहते। दिल्ली पर हम चढ़ाई कर देंगे, बिहार चढ़ जाएगा दिल्ली पर, इनको हटा कर रहेंगे हम लोग। सारा काम देश का ठप हो गया। हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर को तो लात मार दिए पहुंच करके। लालू विरोध कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ तो दिख रहा होगा। चुनाव यूपी में है तो तस्वीरें यूपी की जरा हटकर भी हैं। दावा किया जा रहा है कि संभल में एक किसान ने नकदी के इंतजार में बैंक की चौखट पर दम तोड़ दिया। तस्वीरें मध्य प्रदेश से भी आ रही हैं, जो नोटबंदी के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों की शुरुआती दिनों की यादें ताजा कर रही हैं। पैसे के लिए दूर दराज से रोज रोज लौटने वाले आजीज आकर बैंक के बाहर ही बिस्तर लगाने को मजबूर हो गए, लेकिन कड़कड़ाती ठंड में अपने ही पैसों के लिए लोगों की यह हालत यही कहती है कि सरकार को अभी और सबक लेना है। The government will not be detracted by these diversionary tactics. Convert India into a clean India. We are extremely grateful to the people of India who have, in very large measure, supported this move. नोटबंदी के बाद काले को सफेद करने के आरोपों में महेश शाह से लेकर पारस मल्लोड़ा तक कई गिरफ्तारियों से गलत करने वालों में संदेश गया है, लेकिन कांग्रेस इतने भर से खुश नहीं। भाजपा के नेताओं और लोगों की इस धंधे में जो संलिप्त है, कोई जांच मोदी जी नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? भ्रष्टाचार पर प्रहार से कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई। कई कारोबारों पर इसकी मार पड़ी है। छोटे उद्योग धंधे वालों को शिकायत भी है, लेकिन कारोबारी दुनिया के दिग्गजों की उम्मीद बनी हुई है। It's like a vaccine. You know, you're given a vaccine for a few days, there'll be fever, there will be headache, but ultimately it is a great thing which is going to happen to the country. महंगाई पर लगाम, सब्जियों की आधी कीमत और बचत की आदत नोटबंदी की सौगात है तो कई और परेशानियां साइड इफेक्ट।
ऐसे में हम तो पूछेंगे, क्या नोटबंदी के 50 दिन अच्छे दिनों की उम्मीद दिखाते हैं? मैं आपको बताऊं कि आज के हमारे डिबेट में पैनल में पॉलिटिशियंस ज्यादा नहीं, केवल बीजेपी और कांग्रेस के नेता होंगे। इसके अलावा तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी आवाजों को हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। लेकिन एक बार फिर हम पहले सवाल दोहराते हैं, क्योंकि आपके जवाबों का हमको लगातार इंतजार रहता है कि क्या नोटबंदी के 50 दिन अच्छे दिनों की उम्मीद दिखाते हैं। अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए। 51818 पर अपने नंबर हमको SMS करिए। आज का हैशटैग HTP के साथ साथ हैशटैग नोटबंदी के जरिए भी आप फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल @News18 इंडिया पर जाकर अपनी राय और सवाल सुझाव हमको भेज सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, अलग अलग क्षेत्र के लोग आज के इस डिबेट में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें किसान भी हैं, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज के हर पहलू पर अपनी राय रखते हैं, राजनेताओं के अलावा। तो सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं हमारे साथ जो खास मेहमान हैं। उसमें मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में किसान नेता के तौर पर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जयवीर शेरगिल साहब मेरे साथ है, आपका भी इस डिबेट में स्वागत है। और जो लोग खास मेहमान मेरे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं, उसमें पल्लवी जोशी हैं, टीवी एक्ट्रेस है, फिल्म एक्ट्रेस है, कई बार आपने देखा होगा खुलकर अपनी राय रखती हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ है, जो कि कांग्रेस के आरोपों का जवाब देंगे सरकार की तरफ से। और साथ में पिरूज खंबाटा साहब है, जो कि कोलकाता से मेरे साथ है, उद्योगपति हैं। रसना जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसके मालिक हैं आप, चेयरमैन एंड मैनेजिंग एडिटर है। आपका स्वागत है पिरूज। मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा और दोनों पॉलिटिशियन मित्रों से सलाह आपको गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा सब्र करें, फिर ये मैदान आपका है। मैं पहले 3 अलग अलग लोगों की राय सुना देता हूं देश की जनता को, उनके हिसाब से 50 दिन के बाद अच्छे दिन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा सबसे पहले लेडीज फर्स्ट। पल्लवी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं। 50 दिन के भीतर जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री ने 50 दिन का वक्त मांगा, आने वाले 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, या कब आपको लगता है कि परिस्थितियां ठीक होंगी या नहीं होंगी, आपकी राय? नहीं, परिस्थितियां तो ठीक होंगी ही, क्योंकि इन पिछले 50 दिनों में जो कुछ भी देखा है, पहले 1-2 हफ्ते काफ़ी शोर मचा, लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छी जो चीज़ हुई है वो ये है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या है ये पूरी भारत को पता चल गया है। और मेरा मानना ऐसा है, मैं हमेशा से ये सोचती थी कि जब भी हम लोग बैंक से कैश निकालते हैं, अगर हमको 500 रुपये की चीज़ खरीदनी होती है, हम 1000 रुपये निकाल के आते हैं। 700 रुपये की चीज़ खरीदनी होती है, 1000 रुपये निकाल के आते हैं। वो 300 रुपये ऊपर के जो हैं वो हमारे बहुत फालतू में खर्च हो जाते थे कहीं यहाँ वहाँ। अभी अगर मैं क्रेडिट कार्ड पे खर्च करती हूँ या अगर मैं चेक देती हूँ किसी को, तो मैं उतनी ही अमाउंट देती हूँ जितनी की ज़रूरत है। तो वो जो ऊपर के जो कुछ एक 100, 150, 200, 300 रुपये मेरे फालतू में चले जाते हैं, खत्म हो गई। और सिर्फ मेरे ही नहीं है, हर आदमी का यही हो रहा है। और जी सॉरी, आप ये कह रही हैं दरअसल की फिजूल खर्ची जो होती थी उस पर लगाम लग गई। एक पॉइंट तो मैंने आपका माना, लेकिन जो लंबी लंबी लाइनें लगी, जो 6-8 घंटे लोगों को अपने ही पैसे निकालने की लाइन में लगना पड़ा, उस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, हमारा क्या है ना, हमारा समाज हमेशा बहुत कैश ओरिएंटेड समाज रहा है, इसलिए हमारे घर पे हमेशा हम लोग कैश रखते हैं। अगर हाथ में पैसे ना हो तो हमें लगता है कि हम बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। लेकिन इन पिछले 50 दिनों में काफ़ी हद तक बहुत लोगों को समझ में आया कि हमेशा हाथ में पैसे और नोट रखना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास चेकबुक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। घर में भी हमारे आजकल कैश बहुत कम हो गई है। और मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं अभी बम्बई के बाहर हूँ, मैं गुजरात में शूट कर रही हूँ। यहाँ भी मैं जितने लोगों से बात करती हूँ, सब लोग बहुत खुश है इस परिवर्तन से। चलिए, मैं आपका एक पॉइंट लेता हूँ ऑन द फेस वैल्यू कि आप मोटे तौर पर संतुष्ट हैं और उम्मीदवार हैं कि आने वाला वक्त भी अच्छा होगा। मैं चौधरी पुष्पेंद्र से बात करूंगा, किसान नेता हैं। चौधरी पुष्पेंद्र खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या देश का किसान
क्योंकि अब सब्जियां बहुत सस्ती हो गई। मैं सीधे तौर पर आम किचन की बात करता हूं, जो 50 रुपए की थी वो 25 रुपए में मिल रही है। ऑलमोस्ट 50% की सब्जी में उपभोक्ता के तौर पर फायदा हुआ है। लेकिन जाहिर तौर पर हम समझ सकते हैं कि किसान इससे परेशान है, क्योंकि लोग बाग पैसा उस तक पहुंच ही नहीं रहा है। आपकी राय क्या, ये 50 दिन अच्छे दिन लेकर आने वाले हैं? आपने सुमित जी बिल्कुल ठीक कहा। और पिछले हफ्ते मैं आलू बेल्ट में गया था, तो यदि आप मेरे साथ चलते तो वो फ्री में, जिस पत्रकार को मैं लेके गया था, उसकी गाड़ी में फ्री में आलू की बोरी उन्होंने डाल दी। ऐसी स्थिति जो है किसान की हो गई है कि किसान फ्री में देने को तैयार है। ये सस्ती इसलिए नहीं हुई है कि मार्केट में से डिमांड गायब हो गई है, ये सस्ती इसलिए हुई है कि मार्केट में से जो पैसे हैं वो नहीं थे, और जो सप्लाई चेन थी सारी की सारी वो टूट गई। और किसानों का इतना भारी नुकसान इस दौरान हुआ है, चाहे वो आलू का किसान हो, टमाटर का किसान, आपने भी अपने चैनल पे भी दिखाया है, दुर्ग में और अन्य रायगढ़ वगैरह में जो है उन्होंने सड़कों पे उसको डाल दिया। सब्जी का, अन्य सब्जियों का किसान हो, तो बहुत ही भारी नुकसान इस वक्त किसान को हुआ है ये नोटबंदी के चलते, क्योंकि सारी की सारी सप्लाई चेन टूटने की वजह से कोई भी इस पोजीशन में नहीं था कि वो जो है मंडी में किसान को जो है पैसा दे पाए। और आगे की बात करें तो क्या उम्मीद है आपको कुछ की नहीं? देखिए, अर्थव्यवस्था में जब पैसा जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ जो है इंप्रूवमेंट होना चाहिए। लेकिन ये जो 2 सूखे के वर्ष पहले गए और उसके बाद ये तीसरा वर्ष जब अच्छी जो है फसल हुई थी और ये पिट गया, तो इससे उभरने में समय लगेगा। और मैं आगे प्रोग्राम में पूछूंगा अभी किस तरीके से संबित पात्रा जी और सरकार खंबाटा साहब, उद्योग को क्या लगता है, क्योंकि इस तरह की तमाम स्टडीज आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों को अपने गांव में वापस लौटना पड़ा है और उनको दिक्कतें आ रही हैं। खंबाटा साहब, आपकी राय? मेरे हिसाब से ये अभी थोड़ा जो शॉर्ट टर्म जो तकलीफें पड़ी है वो अभी खत्म हो गई है। और मैं एक थोड़ा लार्ज पिक्चर पहले देना चाहूंगा कि कुछ तो हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके इंडियनों ने कितना सेक्रीफाइस किया कि ब्रिटिश इंडिया छोड़े, और ये सेक्रीफाइस जब किया तब इंडिया बना। आज आर्मी में जो सोल्जर लोग काम करते हैं बॉर्डर पे, वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए सेक्रीफाइस करते हैं कि इंडिया जीत सके, इंडिया सिक्योर रह सके। तो इसीलिए आई थिंक आज ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने राइट कदम लिए हैं जो कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें डिजिटल इकोनॉमी और ये जो पूरी मुहिम है ब्लैक मनी को वीड आउट करने की, बहुत बड़ा कदम है। इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए और पूरे देश को इनको साथ लेना चाहिए। और ये कठिनाइयां आने वाली है, पर ये कठिनाइयां कम है, उससे जो फायदा मिलेगा वो बहुत ज्यादा है, ये मान के मैं चलता हूँ। मैं छोटे उद्योगों की बात कर रहा था, मैं असंगठित क्षेत्र की बात कर रहा था स्पेसिफिकली। मैं आता हूँ उस पे आता हूँ। अभी जो छोटे क्षेत्र है उसमें जो छोटे लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कतें आई होगी, पर आज की तारीख में उनका फायदा है। फायदा ये है कि जब इकोनॉमी व्हाइट की तरफ मूव होगी तब टैक्स कम होगा। आज जीएसटी जब आएगा तब ये होने वाला है कि छोटे उद्योगों को एग्जेम्पशन मिलने वाला है। मेरे हिसाब से अगर सही में ब्लैक इकोनॉमी बंद होगी तो एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा सकते हैं। एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ने का सवाल हो सकता है, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाने का सवाल हो सकता है, जीएसटी में बढ़ाने का सवाल हो सकता है, तो एसएमई को तो फायदा मिलेगा। रही बात कैश की, आज इंडस्ट्री को कैश की जरूर क्यों है? आज इंडस्ट्री पूरी चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी से पेमेंट कर ही सकते हैं, और यही हो रहा है। आज एम्प्लॉय पेमेंट कैसे क्यों कर रहे हैं? हम लोग कोई पेमेंट कैसे करने की जरूरत है ही नहीं, एसएमई को भी जरूरत नहीं है कैसे पेमेंट करने की आज की तारीख में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सही कदम है और ये ठीक हो जाएगा। जयवीर शेरगिल, अब मैं आप दोनों के पास आऊंगा, जयवीर और संबित बारी बारी से। जयवीर, आपने सुना तीनों लोगों की राय, फिर भी कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि ये देश में 8 लाख करोड़ का घोटाला है, क्यों? सुमित जी, आपने डिबेट बहुत अच्छी बात से शुरू की कि क्या 50 दिन के बाद अच्छे दिन आएंगे। 2.5 साल हो गए वो अच्छे दिन नहीं आए। आपने एक और बात रखी, आंकड़ा याद रहेगा 50 दिन। आंकड़ा मुझे 15 लाख हमारे अकाउंट में भी याद है, वो आंकड़ा के 100 दिन में काला धन आ जाएगा वो भी मुझे याद है। तो भारतीय जनता पार्टी सपने बेचने में, उम्मीद जगाने में माहिर है, पर जब उनको पूरा करने की बारी आती है उसमें नाकाम और विफल। अब मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूं। इंडस्ट्री के जो प्रवक्ता आपके शो पे बैठे हैं उन्होंने अच्छा कंपैरिजन किया, ब्रिटिश इंडिया के हिंदुस्तान के लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी। मैं कहता हूं भाजपा सरकार ब्रिटिश राज की तरह ही तो है। जब मैं अपनी ही संपत्ति के लिए सरकार पे निर्भर हो जाऊं,
मजबूर हो जाऊं और लाचार हो जाऊं। तो ये 115 लोगों ने जो कुर्बानी दी है, ये ना समझी जो स्कीम आई है, उसके लिए भाजपा ब्रिटिश इंडिया की तरह बिल क्विट हो जाए तो मुझे खुशी होगी, पहला। दूसरा, आप कुछ तथ्य रखूंगा। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आज खुश है और समाज का हिस्सा? मैं आपकी ये तांबली एक गांव है, उसकी न्यूज आई है। उस महिला ने कहा मुझे गर्व था अपने गांव में, क्योंकि मैं वो महिला हूं जिसे पहला आधार कार्ड मिला था। वो कहती है और आज दुर्भाग्य है मैं ऐसे गांव में हूं जहां 1 रुपया भी पैसे का नहीं है। ये स्थिति है। अब कृषि क्षेत्र की बात कर लूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में लोग सड़क पे टमाटर आलू फेंक के गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी गन्ने की खरीद नहीं हो रही है, मिल पे ताला लगा हुआ है। अब मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, बस थोड़ा सा समय लूंगा, तत्रूंगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख लीजिए, फैक्ट्रियों को ताले लग रहे हैं। तमिलनाडु, त्रिपुरा, फरीदाबाद हरियाणा, लुधियाना पंजाब, सूरत गुजरात। अब ये कह रहे थे कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कैश में नहीं देती। जनाब 4.8 करोड़ एमएसएमई है इस देश में, जो 11 करोड़ से ऊपर मजदूरों को रोजगार देती है, और आज वो ट्रेनें भर भर के वापस। जयवीर, मैं इसलिए टोक रहा हूं आपको, आपके पास तो मनमोहन सिंह जी जैसे वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट है, देश के सबसे रेपुटेड इकोनॉमिस्ट में से एक। अमर्त्य सेन आपकी तरफ से बोलते रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अब तो ये फैसला तो पलटा नहीं जा सकता, दोबारा तो 500 और 1000 के नोट नहीं आ सकते। आप सुझाव क्यों नहीं देते हैं कि सरकार को कि आप ये करिए? आप सरकार की खामियां गिनाकर, फ्लॉपनेस गिनाकर ये क्यों साबित करना चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल आपसे ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं? सुमित जी, दो बातें रखूंगा। आपको याद होगा जब ये स्कीम अनाउंस ही गई थी तो टीएमसी ने एक मोर्चा निकाला था राष्ट्रपति भवन तक। हमने उसमें जाने से मना कर दिया था और हमने कहा था हम संसद में कुछ सवाल उठाएंगे और सुझाव भी देंगे। दिक्कत यह है, भाजपा विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती। ये किसी तरह के भ्रम या कह लूं कि एक पैलेस ऑफ मिरर, आईने के महल में रह रही है और वास्तविकता नहीं देखनी चाहती। सुझाव मैं आज भी दे सकता हूं आपके शो पे, और हैं मेरे पास कुछ प्रश्न। पहले कि क्या वो किसान और जो रोज की दिहाड़ी का मजदूर है, आप उसको कॉम्पनसेशन देंगे? पहला, आज 50 दिन पूरे हो गए, इनको बताना चाहिए। दूसरा सुझाव, आपने कहा हमारा लक्ष्य काला धन है, वो बदल गया काउंटरफीट, फिर वो बदल गया आतंकवाद, अब कैशलेस सोसाइटी। आप जनता को बता दीजिए कितना काला धन अकाउंट में आया है। और अगर आप वाकई कितने अच्छे दिन आ गए हैं, तो क्या जो 25,000 की लिमिट है प्रति हफ्ता, वो सरकार उठाएगी? और अगर वो चाहती है कि आज अरुण जेटली जी ने आखिरी बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बहुत अच्छी तस्वीर पेंट करने की कोशिश की, अगर ये बात है लिमिट हटाइए, राबी की जो है फसल है उस पर 20% एमएसपी दीजिए, और इतना बैंकों में जो पैसा है 22 नवंबर को मोदी जी ने कहा था तिजोरियों में थोड़ी पड़ा रहेगा। आरबीआई आपकी स्कीम में विश्वास नहीं रख रही जनाब, 7.6% से 7.1% पे ग्रोथ। ठीक है, आपने अरुण जेटली की बात की, संबित पात्रा आप जवाब दीजिएगा। अरुण जेटली जी ने, वित्त मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ आंकड़े पेश किए कि इन 50 दिनों की वजह से, इस नोटबंदी की वजह से खजाने को, सरकारी खजाने को कैसे फायदा हुआ है। जैसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है, सर्विस टैक्स वसूली में वृद्धि हुई है, सीमा शुल्क कस्टम्स में वृद्धि हुई है, रबी की बुआई में करीब 6.3% की बढ़ोतरी हुई है, जीवन बीमा का कारोबार बढ़ा। ये सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी संबित पात्रा, विपक्ष को लगता है कि आपने इस देश में गड़बड़ी कर दी है, सिर्फ अपने अहंकार के चलते आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। संबित पात्रा, बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम पैनलिस्ट को और जो जनता सुन रही है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर जिस प्रकार से उन्होंने एक बहुत बड़े मुहिम को सक्सेस की तरफ लेने का काम किया है, इनकन्वीनियंस सहते हुए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जनता को इनकन्वीनियंस हुआ, उसके लिए जनता बधाई की पात्र है। देखिए मेरे भाई अभी जयवीर जी जो कि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सपनों का सौदागर है। 50 दिनों में उन्होंने क्या कर दिया, कितना ब्लैक मनी ले आए, क्या देश को करप्शन मुक्त कर दिया। भाई जयवीर, सबसे बड़ा सपना पता है देश में कौन सा बेचा गया था? गरीबी हटाओ। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने आज से 40-50 साल पहले कहा गरीबी हटाओ, मैं हटाऊंगी गरीबी। उसके बाद उनके सुपुत्र श्री राजीव गांधी जी ने कहा गरीबी हटाओ, मैं हटाऊंगा गरीबी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी ने कहा गरीबी हटाओ, हम हटाएंगे गरीबी। उसके बाद सोनिया जी और राहुल जी अभी तक गरीबी हटाओ का नारा देते रहे। आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ा सपनों का सौदागर तो ये गरीबी हटाओ वाला आंदोलन है, और आप चाहते हैं 50 दिन में सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाए। फिर भी हम रिजल्ट देंगे आपको। देखिए जो किसान नेता ने कहा उसमें दम है।
किसानों को दिक्कत हुई है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिक्कत हुई है, वो दिक्कतों को किस प्रकार से हम इनिशिएट करेंगे, ठीक करेंगे, उसका उत्तर सुनिए। देखिए, असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर होते थे, जो गरीब लोग होते थे, उनको किस प्रकार लूटा जाता था, क्या एट्रोसिटी उन पे होती थी। 8,000 रुपए देंगे कह के 4,000 रुपए कॉन्ट्रैक्टर के जेब में और 4,000 रुपए उस गरीब को थमाते थे। अब डिजिटल पेमेंट होगा तो 8,000 रुपए हमारे उस गरीब भाई को मिलेगा। सबसे बड़ा उदाहरण पल्लवी जी आज गुजरात में है, अमूल का है। अमूल में 2 लाख कर्मचारियों का अकाउंट खुला, आज सबके अकाउंट में पैसा जा रहा है। दूसरा आप देखिए 10.5 लाख जो वर्कर है असम और बंगाल के टी प्लांटेशन में, उन सबके अकाउंट खुले और अकाउंट में पैसा गया। वो कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा था, कॉन्ट्रैक्टर का पैसा, वो समाप्त हो गया। तीसरी बात, मैं एक बड़ी बात बताऊंगा जी। आज आप जनता को कभी भी कम करके मत आंकिए। जनता की परेशानी अगर नाक से ऊपर चली जाती ना तो जनता नाक में दम कर देती। 2011 भट्टा परसोल, जनता के जमीन को हड़पने की कोशिश की गई, जनता सड़क पे उतर आई, फैसला वापस लेना पड़ा। निर्भया केस 2013, हिंदुस्तान सड़क पे उतर के आ गई। जो सरकार झुक नहीं रही थी, जो सरकार इसको आई गई कर रही थी, वो सरकार की कमर की हड्डी। जवाब दीजिए। 2012 करप्शन को लेकर आप देखिए, जिस प्रकार करप्शन को लेकर लोग पूरे हिंदुस्तान में जमा हो गए। इंटरनेट में एक कॉल जाता था, नेट पे कॉल भेजा जाता था, लोग सड़कों पर खड़े हो जाते थे। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को मूर्ख मत समझिए। अगर लोगों के सर के ऊपर ये पानी चला जाता था, लोग हमारा जीना हराम कर देते। मगर लोगों ने हमें रोक दिया। ये तो आप मानेंगे कि इन 50-51 दिनों में दंगे नहीं हुए, इन 50-51 दिनों में विद्रोह नहीं हुआ, बगावत नहीं दिखाई दी। क्या संबित पात्रा की इस बात को माना जाए कि जनता ने जो धैर्य दिखाया है वो दरअसल इस उम्मीद में दिखाया है कि अच्छे दिन आ रहे हैं? संबित ने 3 अहम बातें कही और तीनों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मेरे मित्र संबित, तुमने गरीबी हटाओ सबके नाम गिना दिए, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी। मैं जानता हूं आप अपने बुजुर्ग नेताओं को अक्सर भूल जाती है। आपकी पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही थी, पहला। दूसरा, कोई भी बैंकिंग सेक्टर की रिपोर्ट उठा लीजिए, बिलो पावर्टी लाइन के ऊपर कितने लोग आए, वो मनमोहन सिंह जी का रिकॉर्ड है, जो आज की सरकार नहीं मैच करी। दूसरा, अब आपने डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट की बात की, टी प्लांटेशन की। समृद्ध आंकड़े फिर देख लीजिए। असम टी प्लांटेशन में जो टी और कॉफी होती है वो ऑक्शन से बिकती है और इस बार उनको सिर्फ 30% कीमतें मिली हैं। तो चाहे वो ऑनलाइन से आए और चांद से आ जाएं, अगर सिर्फ 30% पैसा आ रहा है उसका कोई फायदा नहीं। तीसरी बात, हमने जनता की बात की कि कोई धरने नहीं हो रहे, कहीं कोई जनता सड़क पे नहीं आ रही। डिजिटल ऑनलाइन के चलते अपने देश को बैंकों में इन लाइन लगा दिया। वो मजदूर क्या धरना दे कि जो रात को अपने घर पे अपने बच्चों को रोटी देनी है, निवाला देना है, उसको ही करे। और इतना गरूर मत रखिए, वो 115 लोग भी गए हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहां कैमरा नहीं पहुंच रहे। कल मैं पंजाब से हूं, 25 गांव के लोग चाहते क्या है? हम चाहते हैं, हमने हमारी बड़ी स्पष्ट मांग है। पहले सरकार अकाउंट रखे कि काला धन कितना आया है। दूसरा, कितना खर्चा हुआ है ये दोबारा नोट छापने में। तीसरा, सिर्फ 5 मांगे हैं, बहुत समझे में। तीसरा, 2300 करोड़ छापने हैं नोट। सिर्फ 300 करोड़ नोट प्रति महीना छाप सकती है हमारी ये जो प्रेस है। आप कहते हैं 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा, हमारा है कि 7 महीने जनता को कोई कंफ्यूजन में उतना तो छापने ही नहीं ना, अब तो कैशलेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना। नहीं, उतना छापने की क्या जरूरत जी? कैशलेस की अब आपने बात उठाई ली है, बात कर रहे हैं, कैशलेस की बात उठाई ली है। कैशलेस का ये मतलब है मेरी जेब में पैसे ना हो कि सारी ट्रांजैक्शन। पॉइंट ऑफ सेल, संबित मुझे बता दे। अगर कार्ड से पेमेंट हो रहे हैं, डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो जेब में पैसे रखने की क्या जरूरत है? आप ये कहिए ना कि कनेक्टिविटी बढ़ाइए, टावर्स लगाइए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए लोगों को। जी, हमने कभी नहीं कहा कि कैशलेस सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। पहला, जो इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2.5 करोड़ केवल लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उससे बहुत कम संख्या डेबिट कार्ड लोगों की है। केवल 25% स्मार्टफोन यूज करते हैं। और अगर पॉइंट ऑफ सेल की बात कर लूं, पॉइंट ऑफ सेल सिर्फ 20% ट्रेडर्स के पास है। और आखिरी बात इससे पहले संबित, अब आप बार बार कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप मुझे एक इकोनॉमिक इंडिकेटर गिना दीजिए इस शो पे जो पॉजिटिव है। जो सब कुछ डाउन, जो जेटली जी ने गिनाया सब तमाम चीजें। टूरिज्म 6%, इस देश के टूरिज्म की बुआई में बढ़ोतरी हुई 6% की,
सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी हुई, इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी हुई, तमाम आंकड़े गिनाए वित्त मंत्री ने। ये आंकड़े फिर वित्त मंत्री ने क्या आपको बताया? तो परचेज मैनेजिंग इंडेक्स होता है जो सबसे अहम आंकड़ा होता है सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में, वो डायन है। क्या उन्होंने बताया? क्रेडिट ग्रोथ टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री 12% से 4% पे आ गई है। वही आंकड़े बताए जो आपको सूट करते हैं। संबित पात्रा, फिर उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास। संबित पात्रा, देखिए बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिए। पहली बात तो हमें एक बार बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर एक बोर्ड का एग्जाम भी लिखता है तो उसका रिजल्ट उसके अगले दिन सुबह नहीं आ जाता है। उसका बोर्ड के एक सिंपल एग्जाम का रिजल्ट भी 1 महीने बाद आता है। यहाँ तो 50 दिन कल पूरे होंगे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था साहब, सुन लीजिए। यहाँ तो 50 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, आपको फिर भी रिजल्ट चाहिए तो सुनिए। सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स आप पूछते थे, कुछ बढ़ोतरी हुई, 26.2% की बढ़ोतरी। एक्साइज ड्यूटी 43.5% की बढ़ोतरी। सर्विस टैक्स 25.7% की बढ़ोतरी। कस्टम ड्यूटी 5.6% की बढ़ोतरी। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस 14.4% की बढ़ोतरी। आप देखिए अभी दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, फिर भी ये आंकड़े आई हैं, इंतजार करिए। मगर ऑन लार्जर कैनवस सुमित जी, मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं जो कि ऑपोजिशन को एक्सपोज करेगा। अभी ठीक 4 दिन पहले तमिलनाडु के एक ब्यूरोक्रेट राममोहन राय के घर में जिस प्रकार से राव के घर में जिस प्रकार छापा पड़ा था, उनके घर से 135 करोड़ हार्ड कैश मिला, 177 केजी गोल्ड मिला। मगर उसके बावजूद टीएमसी की नेता ममता बनर्जी और राहुल गांधी ने कहा कि इन पे छापा नहीं पड़ना चाहिए था, ये तो फेडरलिज्म पे अटैक है। अगले दिन उस ब्यूरोक्रेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी और राहुल गांधी को धन्यवाद अर्पण किया। आप बताइए, आज ये एक्सपोज हुआ है कि करप्ट जो हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो अपने आकाओं का धन्यवाद कर रहे हैं। यही तो हो रहा है, भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है और जो भ्रष्ट लोग हैं और जो भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते थे वो लामबंद हो रहे हैं। और 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। जो संबित में आऊंगा आपके पास। एक बार मैं और पैनलिस्ट के पास जाना चाहूंगा। पल्लवी जोशी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो पोर्ट्रे किया जाता है, ये जो कलर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, संबित पात्रा की तरफ से, कि जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं दरअसल वो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो ममता बनर्जी हो, क्या इस तरीके से देश की राजनीति बढ़ रही है? जायज है पल्लवी जोशी? देखिए, राजनीति के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूंगी कि जितने लोगों से आज तक मेरा वास्ता पड़ा इन पिछले 50 दिनों में, मुझे तो कोई ऐसा आदमी नहीं मिला कि जो जितना कि ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं उतना ज़्यादा कोई दुखी हो या पीड़ित हो इस सरकार की इस मूव से। जी, जहाँ तक मैंने देखा है सब लोग खुश हैं। गुजरात में भी सब्जी की जो बात चल रही थी पहले, सब्जी वाले भी बहुत खुश है, क्योंकि उनका कहना तो ये है कि जब आधा किलो टमाटर कोई ले जाता है तो औरतें जनरली उनके पास जाती है और कहती 2-3 टमाटर और एक्स्ट्रा डाल दे भाई। तो वो जो ऊपर का उनका था उसमें से पूरे दिन में उनको कुछ 200-300 रुपए का नुकसान हो जाता था, वो भी उनका नुकसान होना कम हो गया है। तो इस तरह से मैं तो जितने लोगों के संपर्क में आई हूँ मुझे तो कहीं पे प्रॉब्लम दिखी नहीं है। प्रॉब्लम ये जरूर है कि थोड़ा सा पैसा हाथ में, नोट जो है लोगों के हाथ में कम है, लेकिन लोगों के खर्चे बंद नहीं हुए हैं, लोगों की लाइफस्टाइल बंद नहीं हुई है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि खर्चे सब लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें। मेरे पल्लवी जी, मैं आपकी बात को पुष्पेन जी और जयवीर जी आप जवाब दीजिएगा। बात हुई है तब से उन्होंने रुपे कार्ड उन्होंने बना लिया है, अपना डेबिट कार्ड बनवा लिया है। और अगर लोगों को दिक्कत होती पल्लवी जी, ये मैं क्योंकि आप बॉलीवुड से आती है तो मैं शायद ओवरलैप कर दिया। नहीं, मैं आप ही की बात को ऐड कर रहा हूँ जयवीर के लिए और पुष्पेन जी के लिए, कि अगर लोगों को वाकई में दिक्कत होती, कैश क्रंच होता, तो ये जो फिल्म रिलीज हुई है दंगल, ये क्यों 100, 150, 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, भाई लोग बाग फिल्म देखने जा रहे हैं, और हमारे जैसे और आम हिंदुस्तानी हर कोई फिल्म देख रहा है, तभी ये आंकड़े आ रहे हैं। 29 करोड़, 34 करोड़, 42 करोड़, 25 करोड़, 176 करोड़ रुपए कल तक कमा लिए इस फिल्म में अपने 5 दिन के अंदर। अगर कैश की दिक्कत है, मैं कुछ आंकड़े और दिखाना चाहूंगा। पुष्पेन जी, जयवीर जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। मेरे पास कुछ सर्वे के नतीजे हैं, मैं चाहूंगा उन सर्वे के नतीजों को एक एक करके यहाँ दिखा दिया जाए, फिर आपके पास आता हूं जो लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का। और ये सर्वे के नतीजे मैं पहले क्लियर कर दूं, ये नेटवर्क 18 का सर्वे नहीं है, न्यूज 18 इंडिया का सर्वे नहीं है, क्योंकि ये बात बहुत आसानी से कही जा सकती है कि आपने मैनेज कर लिया। तो मैंने वो सर्वे उठाए हैं जो दूसरी एजेंसीज ने, दूसरे अखबारों ने, दूसरे चैनलों ने किए।
ताकि ये दिखाया जा सके कि क्या इस वक्त 50 दिन के बाद क्या स्थिति है। मैं कुछ बड़े अखबारों के सर्वे यहां दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार, उसके ऑनलाइन सर्वे के नतीजे। पहला सवाल कि क्या नोटबंदी से देश को फायदा हुआ, 54%, ज्यादातर लोग हां में जवाब देते हैं। अगला सवाल जो इस पे पूछा गया, 6 हफ्ते पहले के मुकाबले क्या अब आसानी से कैश मिल रहा है। 77% कहते हैं कि 6 हफ्तों पहले दिक्कत थी, लेकिन अब 77% आज की तारीख में 50वें दिन पर संतुष्ट है। अगला सवाल, नोटबंदी के पहले के मुकाबले क्या आप ज्यादा डिजिटल पेमेंट अब कर रहे हैं। 84% लोग कहते हैं कि हम डिजिटल पेमेंट की ओर आगे बढ़े हैं, जो कि इकोनॉमी को व्हाइट की तरफ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दैनिक भास्कर, एक और देश का बड़ा अखबार, उसका सर्वे के नतीजे, नोटबंदी का फैसला कैसा है। 66% मोटे तौर पर हां कहते हैं। हरिभूमि, एक और अखबार है उत्तरी भारत का, उसके नतीजे भी मैं आपको दिखाता हूं। बड़ा सर्वे था, लेकिन कुछ सवाल उन्होंने निकाले हैं। व्यवस्था के दौरान जिन लोगों की मौत हुई, क्या सरकार को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 63% हमें कहते हैं। संबित पात्रा, ये आपके लिए जरूरी है। अगला सवाल जो मैंने पूछा, इसी जो हरिभूमि में पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इस फैसले से देश के भीतर छिपा काला धन बाहर आएगा। 73% से ज्यादा लोग हां में जवाब देते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया इसी सर्वे में कि क्या आपको लगता है कि 500 और 1000 के नोट बंद करने से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। 73% से ज्यादा लोग हां में जवाब देते हैं। चौथा सवाल, पहले 2000 और बाद में 500 का नोट छापने के फैसले क्या व्यवहारिकता की कमी दिखाते हैं। 55% हां में कहते हैं, जवाब देते हैं। यानी मोटे तौर पर ये जो नोट छापने की प्रक्रिया थी, जो कैश क्रंच हुआ, उस पर सरकार पर वो सवाल भी ये लोग खड़ा करते हैं, जो सरकार के इस फैसले के साथ दिखाई देते हैं। पांचवा सवाल कि क्या अचानक लिया गया नोटबंदी का फैसला गरीब तबके की कमर तोड़ देगा। 45% हां में कहते हैं, 55% नहीं में जवाब देते हैं। अब बताइए पुष्पेन जी, ये मेरे सर्वे नहीं है, आपने आंकड़े देखे, मोटे तौर पर जनता जो बात संबित पात्रा कह रही है कि तकलीफ हुई है, पर तभी भी संतुष्ट दिखाई देती है। पुष्पेन जी, देखिए, अभी जो मैडम पल्लवी जी ने बात की जी, मैं मैडम आपको बता दूं, आपने बहुत ही जो है नुकसानदायक डील कर ली उस जो ठेली वाले से। यहां किसान आपको बहुत बढ़िया डील दे रहा है और आप ले लीजिए। आप मथुरा की आलू की बेल्ट में से केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक का जो है किराया भर देना, 1 ट्रक आलू भिजवा देंगे आपके यहाँ बंबई में और सारी कॉलोनी में आप बांट देना। और ट्रक भर के आपको जो फेंकने के लिए मजबूर है टमाटर, वो आप ले जाइए उठा के, ट्रांसपोर्टेशन आपकी। आपको फसल फ्री में दी जा रही थी, आपने तो 2-4 उसकी बात की कि भाई फालतू आलू या फालतू वो डाल दिए। अगर नोटबंदी नहीं होती तो फ्री में देते? नहीं, बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि नोटबंदी की वजह से जो है इतनी डिप्रेस हो गई मार्केट, इतनी प्राइस नीचे गिर गई कि जो है ऐसी स्थिति अगर परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि अब चीजें सस्ती हो रही हैं, ये तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। देखिए, जब आप चीजें लेंगे, कैश आपके पास आ रहा है, तब तो दाम बढ़ेंगे ना, तब तो किसान को फायदा मिलेगा ना। जो सब्जी होती है सुमित जी, वो पेरिशेबल है, बिल्कुल, वो 2, 4, 5 दिन 10 दिन के बाद खराब हो जाती है, तो उसको फेंकने की उसकी मजबूरी है, तो उसको फेंकने के लिए किसान मजबूर हुआ है। दूसरा एक आंकड़ा जो संबित पात्रा जी और आपने भी बताया कि भाई बुआई बढ़ गई है जी, बुआई का आंकड़ा मैं इन्हीं का आंकड़ा पेश करता हूं। बुआई नहीं बढ़ी है, बुआई के लिए जो है जो सामान्य वर्ष था 13-14, उसमें 644 लाख हेक्टेयर की बुआई रबी में हुई थी। उसके बाद 2 वर्ष का सूखा पड़ा 14-15, उसमें 615 और 523 कम हुआ। हाँ, कम हुई। इसको लास्ट ईयर से ये कंपेयर कर रहे हैं, जो अब 555 लाख हेक्टेयर हुआ है। 555 लाख हेक्टेयर को आप पिछले सूखे वर्ष से कंपेयर मत करिए। और दूसरी चीज, एक चीज और बोलिए। अगर आप एरिया ही बता रहे हैं तो आप आंकड़ा बीज का भी बता दीजिए कि क्या आपके बीज में बढ़ोतरी हुई, बीज ज्यादा सेल हुआ। खाद का आंकड़ा आपने क्यों छुपाया कि खाद नहीं उठा। ये खाद और बीज से पता लगेगा कि बिक्री। वही बात जो जयवीर भी बोल रहे थे कि वही आंकड़े दिखाए गए जो जनता को सूट करते हैं। संबित पात्रा, मैं आऊंगा जयवीर। देखिए आंकड़े कुछ भी दिखाएं, जनता सब जान सकती है। आप अगर फज करके आंकड़े दिखाएं, ठीक आंकड़े नहीं दिखाएं और आप सोचे कि जनता जान नहीं पाएगी, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। यही आदरणीय जयवीर जी और उनकी कांग्रेस पार्टी चंद दिनों पहले तक कहती थी, जब हम कहते थे कि हमारा जीडीपी 7.6% से अब बढ़ने लगा है मोदी जी के आने के बाद, तो ये कहते, हमें चिढ़ाते थे, हाँ 7.6%, नहीं ये तो 5% है, 4% है, आप लोग फज कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।
और अब कह रहे हैं 7.6 से बढ़ रही थी, मोदी जी ने आकर उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, डिमोनेटाइजेशन करके उसको खराब कर दिया, उसे ध्वंस कर दिया। आप पहले डिसाइड कर लीजिए। 50 दिन पहले तो आप कह रहे थे 7.6% है नहीं, और अभी जैसे आपको सहूलियत मिल गई आप कहने लगे ये 7.6% थी, वो ठीक था, आप उसे खराब कर रहे हैं। इसलिए अपने हिसाब से आप अपने आंकड़ों को चला रहे थे, देश तो आगे बढ़ ही रहा है। देखिए, मैं पुष्पेंद्र जी से इतना ही कहना चाहता हूं, पुष्पेंद्र जी ऐसा नहीं है कि किसानों को तकलीफ नहीं हुई होगी, इसमें मैं कहूंगा कि बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। तो जो किसान भाई मुझे देख रहे होंगे वो मुझे अहंकारी सोचेंगे, वो बोलेंगे कैसा प्रवक्ता है, झूठ बोलता है। तकलीफ हुई है मगर उन्होंने सहा भी है, सरकार ने प्रयास भी किया है और इस प्रयास में सक्सेस भी मिला है आपको। और ये जो सारा काला धन आएगा, ये टैक्स बेस बढ़ेगा, जो पैसा आएगा किसके लिए हो रहा है? ये कोई अमीर आदमियों को घर देने के लिए हो रहा है क्या? हमारे किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए तो हो रहा है। यही बात मैं जेबी आपसे पूछने ही वाला था कि जो बैंकों के पास पैसा आया करीब 14 लाख करोड़ रुपए उससे उसके आसपास, आपको लगता है बैंकिंग सेक्टर जब मजबूत हो रहा है तो इसका फायदा तो आम उपभोक्ता को मिलेगा, आम हिंदुस्तानी तक मिलेगा, नहीं लगता आपको? यही बात मोदी जी ने कही थी 22 नवंबर को कि बैंकों में पैसा आ रहा है, किसके लिए होगा। तभी एक बाजार में बहुत एक अपेक्षा हो गई थी कि बैंक अपना जो रेट इंटरेस्ट है वो कम करेंगे, पर आरबीआई ने उसको कम नहीं किया। पहला तो ये एक जो एक उम्मीद या सपना दिखाया गया था वो उसका अभी मतलब ये तो नहीं कि कभी नहीं करेंगे। देखिए पिछली तो हर 2 बारी से तो नहीं हुआ, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आगे आने वाले समय के लिए दूसरा, संबित बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि 50 दिन में विपक्ष चाहता है कि नतीजा बाहर निकल के आ जाए। 50 दिन की बात मेरे मित्र मोदी जी ने ही की थी कि 50 दिन के बाद सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, उसका ध्यान रखिए। तीसरा, आपकी 3 लक्ष्य थे संबित, काला धन, नकली नोट, आतंकवाद। काले धन से शुरू करता हूं और 30 सेकंड में खत्म करूंगा। सबसे पहले नोटबंदी की स्कीम की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, निजी फायदा उठाया और उसकी जांच नहीं हो रही। आप जानते हैं वेदांत बैंक क्या है? कोऑपरेटिव बैंक है जिसकी पंकजा मुंडे मालिक हैं। 10 करोड़ रुपए की नकली करेंसी वहां मिली, 10 लाख की नई करेंसी मिली, कोई जांच नहीं हुई। अमित शाह डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद कोऑपरेटिव बैंक में है जिसमें 500 करोड़ जमा हुआ, उसकी कोई जांच नहीं हुई। महेश शाह और आपके अपने पुराने सीएम कहते हैं उनके जेटली और जो प्रधानमंत्री उनसे ताल्लुकात हैं, उसकी कोई जांच नहीं हुई। अब आ जाऊं आतंकवाद पे। आप गिना दीजिए अपने दर्शकों को और सुमित जी को, आपकी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कितने हमले हुए हैं कश्मीर में और उन आतंकवादियों के पास 2000 के नोट मिले। मेरे पास नहीं है पर आतंकवादियों के पास है। तीसरा, काउंटरफीट करेंसी की बात करता हूं। आपके गुजरात जिसको पूरे हिंदुस्तान में अच्छा माना जाता है, 21 लाख रुपए करेंसी, नकली करेंसी कल मिली गई है। तो बाकियों के लिए जांच, अपने लिए पर्दा। और आपके अमित शाह कहते हैं कि 8 नवंबर के बाद बीजेपी के लोग भी पकड़े गए। मनीष शर्मा कलकत्ता में पकड़ा गया, सुशील वासवानी भोपाल में पकड़े गए, ये तो आपने पंकजा मुंडे के पैसे पकड़े गए, प्रीतमा मुंडे पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? अच्छी बात की। सबसे ज्यादा खबर ही बीजेपी नेताओं की आ रही है, कांग्रेस नेताओं के तो काला धन बीजेपी नेताओं के पास है। और अगर संबित पात्रा जवाब दीजिए, इतना के पास जाना। संबित इतना कॉन्फिडेंट है संबित, सवाल हुए आप मैं उत्तर दे सकता हूं। संबित आखिरी बात रख रहा हूं मेरे संबित, सिर्फ आखिरी बात। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, सवाल भूल जाऊंगा ना, कॉन्फिडेंट है तो इसके बाद सवाल पूछ लीजिए। अगर इतने कॉन्फिडेंट है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, कॉन्फिडेंट तो है, मेरे किसान भाई जो बैठे हैं और मजदूर बैठे हैं उनको मुआवजा दीजिए। संबित पात्रा फटाफट 40 सेकंड। नहीं, अब इतने सारे सवाल और फटाफट रुकिए। नंबर 1, एक रेप्यूटेड चैनल ने फटाफट आई थी, जवाब भी फटाफट ही दे दीजिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं राहुल गांधी थोड़ी हूं कि फटाफट पढ़ दूंगा शायरी एक भद्र जी का। हाँ, नंबर 1 देखिए, पहली बात जो प्रश्न पूछा उन्होंने कि करप्शन का, देखिए तमाम चैनल्स ने स्टिंग ऑपरेशन किए। एक बड़े चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया। एक तारिक सिद्दीकी नामक बहुत बड़ा नेता जो कि राहुल जी और सोनिया जी का बहुत नजदीकी है, वो कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठ के काले धन को सफेद कर रहा था, वो स्टिंग ऑपरेशन में आ गया। हमारा कोई आदमी नहीं आया। दूसरी बात मैं बताऊं, ये बताते थे कि प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही सबको बता दिया था कान में कि मैं डिमोनेटाइजेशन करने वाला हूं, बीजेपी वालों को जाओ अपना सब कुछ ठीक कर लो, और फिर आज आप बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले कैसे पकड़ा गए हैं। तीसरी बात, तथ्यों को मत रखिए, सोशल मीडिया से पढ़ के ना कि किसके बैंक में क्या जमा हुआ वो मत रखिए। महेश शाह की बात आपने की, किसने पकड़ा महेश शाह को? ईडी और इनकम टैक्स ने। आप तो कहते थे ये ईडी और इनकम टैक्स हमारे आदमी हैं, फिर हमारे आदमी ने कैसे महेश शाह को पकड़ लिया अगर महेश शाह हमारा आदमी है? और चौथी बात मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए आप बार बार पूछ रहे आतंकवाद का क्या हो गया, मैं आपको याद दिलाऊं, 569 नक्सलियों ने 1 महीने में सरेंडर किया, ये रिकॉर्ड है अपने आप में।
देखिए, फाइट अगेंस्ट करप्शन ऑल और नन फिनोमिना नहीं होती है कि आज आप अटैक शुरू कर दे और परसों खत्म हो जाएगा, या तो अटैक करे ही नहीं। हमने कम से कम हिम्मत करके अटैक तो शुरू किया। फिरोज खंबाटा, ये पॉलिटिकल डिबेट तो चलता रहेगा और आने वाले चुनावों तक आगे तक चलता रहेगा, लेकिन एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हजारों लाखों लोगों को नौकरियां देता है, जो आपकी तरफ देखते हैं, आपके हिसाब से ईमानदारी से कितना टाइम और लगेगा उस सो कॉल्ड अच्छे दिन के लिए, जब परिस्थितियां सामान्य होंगी, इकोनॉमी अपनी पटरी पर लौटती दिखाई देगी, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पटरी से डिरेल हो गई? बिल्कुल पटरी पे तुरंत आ जाएगी। जब इकोनॉमी पूरी व्हाइट की तरफ मूव होगी तब डेवलपमेंट ज्यादा होगा। और आज कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को सर्वे करो, वो करप्शन से हैरान था। और ये पूरे सेक्टर में जो करप्शन कम हुआ है, वो ऐसे भी खुश है, बड़े लोग भी खुश है। उनका सबसे बड़ा फायदा है कि आज वो करप्शन की बातें कम हो रही है, तो इंडस्ट्री तो खुश होगी। सेकंड, मैंने पहले बताया कि मेरे हिसाब से टैक्स रेट कम होंगे, क्योंकि ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करेगी, वापस इंडस्ट्री का फायदा है। इंडस्ट्रियलिस्ट आज अपने लेबरर को पूरा चेक से पेमेंट देता है, पूरा पेमेंट मिलता है, उसका ईएसआई कटता है, पीएफ कटता है, पहले वो बच जाता था, कई मिडिलमैन खा जाता था, वो प्लस की बात है। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी अगर आंकड़ा लोगे तो ज्यादा प्लस है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ये कोलेटरल डैमेज हो गया है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि जीएसटी 1 अप्रैल से आ जाए, और ये डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में ये पूरा हाईजैक हो गया सेशन लोकसभा का। और ये सेशन हाईजैक होने से जो सही काम होना था और जो सही पटरी पे चल रही थी चीज, और एक जो सरकार प्रॉपर रिफॉर्म लाना चाहती थी, जो पिछली सरकार का ही रिफॉर्म है जिसको आगे बढ़ाना चाहती थी, उसको क्यों डिरेल कर दिया, उसको क्यों हाईजैक कर दिया? तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट जानना चाहते हैं। और इसके कारण ये जो जीएसटी के न रुकने में जो प्रॉब्लम होने वाले है, वो इससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। मैं डिबेट को बात करते हैं, एंड करूं उसके पहले पल्लवी जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है पॉलिटिकली इस चीज का नुकसान उठाने वाली है? सुमित जी, सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। क्या बीजेपी को पॉलिटिकल नुकसान होगा, क्योंकि चुनाव आने वाले 2 महीने के भीतर पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में नुकसान होगा बीजेपी को? अगर मेरे जैसे लोग होंगे वोट देने वाले तो नुकसान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि और मैं समझती हूँ मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो संतुष्ट हैं इस बात से। और देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ करने के लिए वक्त लगता है। यू ऑलवेज लुक एट द लार्जर पिक्चर। हम लोग हमेशा कहते हैं कि लॉन्ग रन में ये अच्छी चीज़ होने वाली है, तो लॉन्ग रन होती क्या है? इट्स नॉट 50 डेज। हमको थोड़ा सरकार को समय भी देना चाहिए, और ये अच्छा ही काम किया है उन्होंने। If you are all going to move towards a white economy, 10 सेकंड, पुष्पेन जी ने हाथ उठाया। पल्लवी जी आपकी बात पे पुष्पेन जी बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं लोग अपने छोटे-मोटे बच्चे बचाने के लिए जिस प्रकार से किसानों को नुकसान हुआ है, कम से कम मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि संबित पात्रा जी, जो फसलों की लागत का कम से कम 1.5 गुना मूल्य देने का वायदा आपने किया था, उसको तो भाई पूरा कर दो और किसानों का कर्जा माफ कर दो। ठीक, ये कम से कम आप कर दीजिए। ऐसी मुसीबत, और जो फसलें खराब हुई हैं उनका कोई कंपनसेशन देने का आप प्रबंध करें। 10 सेकंड में संबित में आ रहा हूं, जयवीर कुछ बोलना चाहता हूं। संबित की बात सुन के मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि बादशाह के दिल में शौक उठा के शहर को आग लगा दी जाए, शापस्त उठ के बोले कि बादशाह का शौक सलामत रहे, शहर कहीं और भी नहीं। पर ये बात भी तो सच्चाई है जयवीर की इस दौरान जो चुनाव हुए सिविक बॉडीज के, उसमें बीजेपी को फायदा मिला है, चाहे वो गुजरात में हुआ हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हुआ हो, उससे पहले चंडीगढ़ में हुआ हो, उससे पहले जिला परिषद राजस्थान, उससे पहले गुजरात, 8 तारीख के पहले, उसके पहले 8 तारीख के बाद की बात कर रहा हूं, 8 नवंबर के बाद की बात कर रहा हूं। अगर म्यूनिसिपल इलेक्शन से ये लोग खुश हो रहे हैं, जो कि लोकल मुद्दों पे लड़ी जाती है, लोकल मुद्दे तो था, आम आदमी के पैसे कम हो गया था, क्या वहाँ पे सड़कें बनी, बिजली आई? आप वोट डालने जा रहे हैं जब आपकी जेब में पैसा नहीं है, सो कॉल्ड, चलिए आप वोट डाल रहे हैं। आपको लगता है कि ये कांग्रेस को इंटरस्पेक्ट करना चाहिए? सुमित जी, आपने गलत इश्यू पर लड़ाई कर रहे हैं। सुमित जी, हम विपक्ष 70% जनता को वहाँ रिप्रेजेंट करता पार्लियामेंट में, वो आज जुड़ी हुई है कि इनका विरोध करने संबित जी तो समय पे देखिए। संबित जी 10 सेकंड, मुझे वाइंड अप करना है। संबित जी 10 सेकंड। देखिए, जहां तक चुनावों की जीत से खुश होने की बात है, कांग्रेस तो चंद दिनों पहले डूसू के चुनाव से खुश होकर राहुल गांधी जी को श्रेय दे रही है, और अभी कह रही है किसी चुनाव से खुश मत हो। और दूसरी बात है, देखिए, आपका यह सवाल गलत था कि जो भी सवाल उठाया हम उसको भ्रष्ट कह रहे हैं। हम भ्रष्ट नहीं कह रहे हैं, सुझाव दीजिए ना। पल्लवी जी बैठी है, जब जीएसटी आया था तो मुझे याद है पल्लवी जी ने एक वीडियो रिलीज की थी
टॉफी और चॉकलेट वाला, और इतने बढ़िया से जीएसटी को पल्लवी जी ने समझाया था। अगर चलिए मैं इसी नोट पर माफी चाहता हूं, लेकिन ये बहस लंबी चलने वाली है, खासकर कल तो तब जब आखिरी दिन होगा, क्योंकि परसों प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना है। और जो बात किसान नेता ने कही, जो उम्मीदें हैं उस सो कॉल्ड संबोधन से राष्ट्र के नाम, क्या प्रधानमंत्री अपने उस भाषण में कुछ बड़े हिंदुस्तानियों को कुछ बड़े तोहफे दे सकते हैं, क्योंकि इस 50-52 दिन तक उन्होंने वाकई में तकलीफ झेली है। उस पर हमारी नजर रहेगी। ब्रेक के उस पार नतीजे आपके एसएमएस पोल के। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का हैशटैग था नोटबंदी। बहस हो रही थी कि 50 दिन के बाद क्या अच्छे दिन आने की उम्मीद जगी है। यही हमारा आज का सवाल था कि क्या नोटबंदी के 50 दिन अच्छे दिनों की उम्मीद दिखाते हैं। हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। जो पोल है 82% हाँ में जवाब देते हैं कि नोटबंदी से अच्छे दिनों की उम्मीद जागती है, यानी ये फैसला सकारात्मक है सरकार का। वहीं ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। 75% हाँ में जवाब देते हैं। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग जो सोशल मीडिया पे है, जो इस टीवी डिबेट को देख रहा था, उसको ये लगता है कि नोटबंदी का फैसला जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिया उससे अच्छे दिनों की उम्मीद जागती है। चीजें सकारात्मक दिशा में आगे जरूर बढ़ रही है, जैसा कि तमाम अखबारों के सर्वे में भी हमने आपको दिखाया। इसी नोट पर आज इतना ही। हम तो पूछेंगे में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात।